हिस्ट्री विद आनंद सर में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोग कमिंग ऑफ यूरोपियंस देखे थे, यूरोपियों का आगमन देखे थे। अब उसके बाद देखेंगे तो उसके बाद की स्थिति मतलब क्या है। इसको हम लोग बोलते हैं 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध बोलते हैं। मतलब 1700 से लेकर 1757 तक क्या हुआ उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो बेसिकली इसको दो मैप की तरह समझ लेते ज्यादा अच्छा रहेगा। एक मैप मेरे पीछे है, ये मुगल का मैप है, जब 1707 में मुगलों का पहुंच कहां तक था। हम लोग देख रहे हैं काबुल तक एक अधिकार था। फिर जो दूसरा मैप देखेंगे अभी हम जस्ट देखेंगे 1757 में, उसमें क्या हुआ था। देखिए 1757 में देखिए तो मराठा हावी हो चुके हैं, बंगाल दिख रहा है हमको, अवध दिख रहा है, फिर देखिए हैदराबाद दिख रहा है, फिर कर्नाटक दिख रहा है, फिर देखते हैं ना दुर्रानी एम्पायर दिख रहा है जिसको हम अहमद शाह अब्दाली बोलते हैं। तो आपको समझना यह है कि 50 साल में ऐसा क्या हुआ कि स्थिति अचानक ऐसे से ऐसे हो गई। मतलब पूरा का पूरा ऐसे था, अब 50 साल में ऐसा क्या हो गया कि स्थिति ऐसे हो गई। मैप के माध्यम से बहुत कुछ कहा जा रहा है कि निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन था और मुगलों का पतन देख चुके हैं। भला चीज समझिए, हम यहाँ मिडाइवल हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं जो मुगलों का पतन पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमको जाके देखना होगा ताकि यूरोपियन कंपनी का इंटेंशन क्या था ये समझ में आ जाए और उपनिवेशवाद क्या है उसको समझने में थोड़ी मदद मिले। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, तो एक देखो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। इसी होने के चक्कर में हम लोग बोलते हैं ये इसी के लिए तीन टर्मिनोलॉजी समझ लो कि तीन चीज बेसिकली पढ़ना है। कि पहला चीज पढ़ना है हमको कि मुगलों के बाद राजनीति की स्थिति कैसी रही। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला जो पढ़ना है हम लोग को मुगलों के पतन के बाद राजनैतिक स्थिति। तो समझ लीजिए जब हम बोलते हैं मुगलों के पतन के बाद राजनीतिक स्थिति, तो इसमें दो तीन चीज देखना है। थोड़ा सा लेटर मुगल देख लेंगे कि मुगल शासक कौन से आए, फिर देखेंगे कि मुगल के बाद कैसे कैसे राज है। तो देखोगे राज को तीन भाग में बांटा जाता है, उत्तराधिकारी राज, फिर समझ पर देखेंगे विद्रोही राज, फिर बोलते हैं स्वतंत्र राज। ये उत्तराधिकारी राज को उत्तराधिकारी राज क्यों बोलते हैं, विद्रोही राज क्यों बोलते हैं और स्वतंत्र राज क्यों बोलते हैं, इसको हम लोग आगे देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा चीज हम लोग को देखना होगा, दूसरा चीज देखना होगा कि कोई भारतीय राज मुगलों का विकल्प लेकर क्यों नहीं उभरे। जैसे देखिएगा आपको अचानक लगेगा जब मराठा पूरा छा चुके हैं, लगभग मराठा पूरा छा चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिएगा कि मराठा छाने के बाद भी विकल्प के रूप में नहीं उभर पा रहे। तो दूसरा चीज ये देखेंगे। और तीसरा चीज जो इतिहास लेखन का विषय है, मतलब क्या इतिहासकारों के बीच विवाद का विषय है, क्या इसे अंधकार का युग कह सकते हैं। क्योंकि अधिकांश साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया है वो प्रयोग किया है अंधकार का युग, जो कि सच्चाई नहीं है। तो उस पर ही बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मुगल राजनीतिक स्थिति। देखिए पीडीएफ बोले थे तो पीडीएफ तो करवा दे रहे हैं, और कुछ बच्चे का शिकायत है कि सर पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो हम आज देखते हैं लिंक पर कैसे नहीं अवेलेबल होता है, लेकिन हम जो टेलीग्राम चैनल बना है उस पर तो सारा भेज देते हैं। हाँ, पीडीएफ के साथ थोड़ा सा क्या दिक्कत है ना, स्पेलिंग मिस्टेक। तो स्वाभाविक है मेरी भी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, मेरे टाइपिस्ट की भी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, तो क्या कहा जाए, लेकिन अंदाज तो लगा ही सकते हैं, पहला चीज। और दूसरा चीज, इस पीडीएफ का मतलब है आपको बुक की ओर कैसे ले जाए। तो जब बुक रीडिंग में हम लोग आएंगे तब इसको और अच्छी तरह से देख लेंगे। तो एक बार पीडीएफ देख लीजिए, एक बार मैं पढ़ देता हूं। देखो पहला हेडिंग क्या बनाए, 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। देख लो यहीं पर बनाए 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, मतलब 1700 से 1750 तक क्या हुआ। इसको बोलो तीन पॉइंट देखें। पहला, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद राजनीतिक स्थिति। फिर कोई भारतीय राज मुगल राज का विकल्प क्यों नहीं बन पाया। और तीसरा, क्या इसे अंधकार का युग कह सकते हैं। पहले यह देखें और इसी को देखिएगा तो फिर आगे इसी का डिटेल किया हुआ है। तो हम लोग पीडीएफ तो दे ही दिए हैं, लेकिन डिस्कशन कर लेते हैं इसको। पीडीएफ आप देख लीजिएगा, शायद हमको लगता है टेलीग्राम चैनल का लिंक आज दे देंगे तो वहां से आप देख लीजिएगा, ये झंझट होगी नहीं। और थोड़ा सा जो दिक्कत है वो क्या है, स्पेलिंग का एरर है, तो स्पेलिंग देख लेंगे हम लोग। आ जाते हैं टॉपिक में। हमारा टॉपिक क्या है, तो बोले तो मुगल साम्राज्य का विघटन और प्रारंभिक मुगल, मतलब 1707 के बाद मुगल शासक की स्थिति क्या थी। एक बार बिना मुगल देखे हुए
उत्तराधिकारी राज या कोई भी राज देखना उचित नहीं होगा, तो एक बार मुगल देखना होगा। अच्छा, हम तो बात कर रहे हैं 1707 का, लेकिन एक्चुअली थोड़ा पीछे से जाना होगा, क्योंकि मुगल साम्राज्य का पतन तो हमको नहीं देखना है, लेकिन एक तरह से पतन का प्रारंभ यहीं से हुआ है। तो जो चीजें उससे जुड़ी होंगी वो समझना होगा। जैसे क्या समझना होगा, तो समझिए। सबसे पहले हमको देखना होगा कि मुगल के समय में केंद्र राज संबंध क्या था, केंद्र राज संबंध कैसा था। क्योंकि देखिएगा, जैसे ही केंद्र राज संबंध खराब होगा तभी स्वतंत्र राज्य उभरेंगे, जिसको आप बंगाल बोलते हैं या अवध बोलते हैं या हैदराबाद बोल रहे हैं। ये स्वायत्त राज्य जो हैं केंद्र राज संबंध कमजोर होने के कारण नहीं उभरे हैं। तो पहले वो देख लेंगे। दूसरा क्या देखेंगे, दूसरा यह देखेंगे कि अधिकारी तंत्र की स्थिति कैसी थी, अधिकारी तंत्र की स्थिति कैसी थी। अब अधिकारी तंत्र की स्थिति कैसी थी इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि बिना अधिकारी को देखे हुए पतन समझ में आएगा नहीं। तो आइए एक एक करके हम लोग इस पर बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं केंद्र राज्य संबंध कैसा था। अब देखिए, हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी व्यवस्था पहले बनता है और कोई संस्थागत व्यवस्था बनता है और उसकी संस्थाएं टूटने लगती हैं तो व्यवस्था टूटनी शुरू हो जाती है। यह चीज मुगलों के साथ भी होता है, यह चीज मुगलों के साथ भी होता है। अकबर ने केंद्र राज्य संबंध को बड़ा स्पष्ट कर दिया था और उसने कई संस्थाओं का निर्माण किया, चीजों को ऑर्गेनाइज किया ताकि बाद के शासकों को दिक्कत नहीं हो। इसलिए केंद्र राज्य संबंध को देखिएगा तो मुगल साम्राज्य बहुत अधिक केंद्रीकृत था। और राज्य पर कैसे कंट्रोल हो, तो राज्य में राज्य के कंट्रोल के लिए 4-5 अधिकारी थे। जैसे देखिएगा, राज्य का जब बात कीजिएगा तो राज्य में कौन कौन अधिकारी थे, तो सबसे पहला जो अधिकारी था उसको हम लोग बोलते थे सूबेदार, सूबेदार। दूसरा जो अधिकारी था उसको हम लोग बोलते हैं दीवान। तीसरा जो अधिकारी था उसको हम लोग बोलते हैं बख्शी। चौथा जो अधिकारी था उसको बोलते हैं हम लोग कासिम। इसको हम लोग बोलते हैं न्यायाधीश है, न्यायाधीश को हम लोग बोलते हैं काजी। और जो अंतिम अधिकारी उसको बोलते हैं वाक्यानवीश, वाक्यानवीश। एक्चुअली मुगलों ने क्या करने का प्रयास किया, मुगलों ने क्या किया, इस 5 अधिकारी को 5 अलग पावर दिए गए। जैसे सूबेदार को लॉ एंड ऑर्डर दिया गया, दीवान को राजस्व का अधिकार दिया गया, बख्शी को सैन्य शक्ति दी गई, काजी को न्याय शक्ति दी गई। और वाक्यानवीश का काम था कि ये चारों कैसे काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं ये केंद्र को सूचित करना। तो स्वाभाविक है, सबका अपना अपना काम था और सब एक दूसरे को सूचित, एक दूसरे से किसी के कोई अधीन नहीं था और सब एक स्वतंत्र इकाई की तरह काम कर रहे थे। जैसे सूबेदार डायरेक्ट सुल्तान को रिपोर्ट करता था, तो दीवान केंद्र में राजस्व अधिकारी जो दीवान थे उनको रिपोर्ट करता था, बख्शी मीर बख्शी को सब रिपोर्ट करता था। तो स्वाभाविक है यह व्यवस्था बहुत अच्छी से चल रही थी। लेकिन जब इस व्यवस्था में ही सेंधमारी शुरू हो गई तभी नए राज का उदय होना शुरू हुआ। जैसे हम आगे देखेंगे यह कि जो व्यवस्था थी, जैसे दीवान और सूबेदार, बाद में जो भी ताकतवर शासक आएंगे, जो भी अधिकारी आएंगे, दोनों पद को मिला लेंगे और धीरे धीरे सारी नियुक्ति अपने हिसाब से करने लगेंगे। तो स्वाभाविक ही से समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो एक तंत्र तो यह था। दूसरा चीज समझिए, दूसरा समस्या क्या था, दूसरा समस्या था अधिकारी तंत्र। अधिकारी तंत्र के साथ क्या था, अधिकारी तंत्र, अधिकारी तंत्र के साथ दिक्कत यह था, अधिकारी तंत्र के साथ दिक्कत यह था कि अधिकारी तंत्र का जब हम बात करते हैं तो इसमें मुगलों ने क्या किया, अकबर ने क्या किया, उसने कहा किसी एक खास वर्ग का वर्चस्व नहीं रहे, इसलिए उसने सभी वर्ग को आमंत्रित किया। सभी वर्ग को मतलब ऐसे समझ लीजिए, उसमें ईरानी अमीर भी थे। जब हम अमीर बोलते हैं, अमीर मतलब अधिकारी, यहां पर तुरानी अमीर भी थे। फिर देखिएगा भारतीय मुसलमान भी थे, भारतीय मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। इसके अलावा कई और वर्ग के लोग इस अधिकारी तंत्र में शामिल थे। तो अकबर का मकसद क्या था, अकबर का मकसद था कि इस अधिकारी तंत्र में किसी एक वर्ग का वर्चस्व नहीं हो, इसलिए सबको शामिल किया जाए। लेकिन होता क्या है, हम लोग आगे देखेंगे 1707 के बाद क्या होता है। यही अधिकारी तंत्र सभी वर्ग चाहेगा क्या कि अपने मनपसंद का शासक को बैठाएं। हम लोग देखेंगे उत्तराधिकारी के युद्ध में बेसिकली अधिकारी लोग आपस में लड़ रहे होंगे, शासक नहीं लड़ रहा होगा। और यही उत्तराधिकारी के युद्ध में हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग यह देखेंगे कि सभी अमीर वर्ग चाहेगा क्या कि उसके मनपसंद का राजकुमार गद्दी पर बैठे। आप लोग अधिकारी वर्ग में देखे होंगे
कि मतलब मौर्यों के पतन के बारे में एक इतिहासकार बड़ा शायराना अंदाज में लिखते हैं, दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई अपने चिराग से। तो देखिएगा जो सिस्टम बनाया है उसी से मुगलों का पतन हो जाता है। अब हम लोग थोड़ा मुगल में आ जाते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेटर मुगल का बात करते हैं, और जो पहला है उसको हम लोग बोलते हैं बहादुर शाह। बहादुर शाह, देखो टाइम पीरियड बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन बच्चे लोग को एक बार मतलब समझ रही है 1707 से 12 तक है, ये लिख देते हैं, लेकिन टाइम पीरियड बहुत मायने नहीं रखता इन लोग का, कभी पूछता नहीं है। बहुत से बहुत इसके बारे में यही पूछ देता है कि साहेब खबर किसे कहते हैं। अब इतिहासकारों का बात करोगे तो इसने क्या किया, इसने सभी से अच्छा संबंध रखने का प्रयास किया। मराठा से भी संबंध सुधारने का प्रयास किया, राजपूतों से भी अच्छा संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, इनफैक्ट सिखों से भी इसने अच्छा संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। बोला जाता है इसके बारे में ये एक अंतिम शासक था जिससे कोई उम्मीद कर सकते थे कि अच्छा काम करेगा, और सही में अपने हिसाब से अच्छा करने का प्रयास किया, क्योंकि इसके बाद जो भी शासक आएंगे वो किसी योग्यता की ओर नहीं आएंगे। ठीक है, दूसरी बात इनके बारे में बस एक चीज याद रख सकते हैं, इसे साहेब कबर कहा जाता था, शाह ए बेखबर, बेखबर कहा जाता था। ठीक है, इसे साहेब बेखबर कहा जाता था, और इसके बारे में कोई खास है नहीं। इसके बाद देखिएगा तो एक नया चीज शुरू हो जाता है। भले ही आप नाम सुनते हैं जहांदार शाह, इसका गद्दी बैठता है जहांदार शाह, लेकिन अब यहां पर क्या होता है तो समझ लीजिए, इसी का मैं चर्चा कर रहा था, अधिकारी तंत्र का। एक्चुअली उत्तराधिकारी का युद्ध मुगलों के लिए कोई नई बात नहीं है। आप देखिएगा तो देखिएगा शाहजहां ने भी उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ा, औरंगजेब ने भी उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ा, तो विद्रोह करके शासक बनना कोई नई बात नहीं थी। मुगलों के लिए उत्तराधिकारी का युद्ध कोई नया बात नहीं था। लेकिन इस बार उत्तराधिकारी के युद्ध में एक नई बात क्या हो रही है कि इस उत्तराधिकारी के युग में राजकुमार के स्थान पर विभिन्न अधिकारी वर्ग लड़ रहे हैं, अधिकारी वर्ग लड़ रहे हैं। इसको समझ लीजिए। अब हो क्या रहा है, अब हो क्या रहा है कि ईरानी गुट चाह रहा है मेरे मनपसंद का राजकुमार बने, तुरानी गुट चाह रहा है मेरे पसंद का, भारतीय मुसलमान चाह रहे हैं मेरे पसंद का, हिंदू चाह रहे अपने पसंद का। तो जो अधिकारी तंत्र है, चूंकि शासक बहुत मजबूत नहीं रहा, राजकुमार बहुत कमजोर हो चुके हैं, तो स्वाभाविक है हर शासक को बैठाने में कोई ना कोई वर्ग मदद कर रहा है, कोई ना कोई अमीर मदद कर रहा है। जैसे आप लोग साम सुने जुल्फिकर खां का नाम सुने होंगे, आप लोग नाम सुने होंगे जुल्फिकार खां, जुल्फिकार खां। एक्चुअली जुल्फिकार खां ने क्या किया, इसे गद्दी पर बैठाया, जहांदार शाह को गद्दी पर बैठाया। लेकिन देखोगे बहुत लंबा टाइम पीरियड नहीं रहा, और अंत में देखोगे फिर थोड़े दिन के बाद देखोगे, जस्ट एक साल बाद, 12 नहीं 13 के बाद देखोगे अगला जो शासक आ जाता है उसका नाम सुने होंगे आप लोग, फर्रुखशियर। फर्रुखशियर का टाइम पीरियड आप रखे चाहे नहीं रखे, लेकिन इतना याद रहना चाहिए 13 से 19, थोड़ा यह 1713 से 1719, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब हम बंगाल पढ़ेंगे और बंगाल में दस्तक पढ़ेंगे तब चीजें समझ में आ जाएंगी। और यहां पर देखिएगा यह भी कोई अपनी योग्यता से गद्दी पर नहीं बैठता है। आप लोग नाम सुनेंगे सैयद ब्रदर्स, सैयद बंधु, और सैयद बंधु में दो बंधु थे, एक का नाम था अब्दुल्ला खां, एक का नाम था अब्दुल्ला खां, और दूसरे का नाम था हुसैन अली खां, हुसैन अली खां। अब इन सैयद ब्रदर्स ने क्या किया, तो सैयद ब्रदर्स ने सहयोग से यह फर्रुखशियर गद्दी पर बैठता है, और कहीं ना कहीं एक व्यक्ति क्या बन जाता है, वजीर बन जाता है, और दूसरा व्यक्ति मीर बख्शी बन जाता है। तो स्वाभाविक है ये कहने के लिए शासक है, और सारी शक्ति किसके हाथ में है, सैयद ब्रदर्स के हाथ में है। सैयद ब्रदर्स क्या करता है, जुल्फिकार खां की हत्या करवा देता है। अब देखिए शासक का संघर्ष अधिकारी तक पहुंचा, और अधिकारी वर्ग में अब सैयद ब्रदर्स को लेकर चीड़ होगी कि कहां तक इसको खत्म किया जाए। और देखोगे जब थोड़ा सा फर्रुखशियर सेंसिटिव होता है कि अब इसको हटाना है, तब तक फर्रुखशियर को मारने के बाद प्लान कौन कर चुके होते, सैयद ब्रदर्स कर चुके होते। हाँ, जुल्फिकार खां के बारे में एक चीज याद रखिएगा, इसी के समय फर्रुखशियर के समय में एक शाही फरमान दिया गया था, शाही फरमान दिया गया था,
वो शाही फरमान कब क्या था, जब हम लोग पलासी की ओर जाएंगे, चाहे बक्सर की ओर जाएंगे और बंगाल को डिटेल में देखेंगे, तब इसको समझेंगे। खाली इसका भी यही समझ लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया गया था कि आप बंगाल में बिना टैक्स दिए, बिना चुंगी दिए व्यापार कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही याद रखिएगा, और इसको देखिएगा तो भारतीय इतिहास में मैग्ना कार्टा का संज्ञा दिया गया है। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद जो शासक आता है, तो देखिएगा दो शासक का नाम सुने होंगे आप लोग। एक का नाम सुने होंगे रफीउद्दराज और रफीउद्दौला। तो रफीउद्दौला को ही शाहजहां द्वितीय की उपाधि से गद्दी पर बैठा था। इन लोग का टाइम पीरियड बहुत छोटा था, तो कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन एक जो अंतिम शासक जो हम लोग को देख लेना है, उसका नाम है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, इसको मोहम्मद शाह रंगीला भी बोलते हैं। बेसिकली इसका टाइम पीरियड काफी लंबा है। इसका टाइम पीरियड देखिएगा आप लोग तो 1719 से लेकर 48 तक है। इतना लंबा टाइम पीरियड होने के बाद इसके पास एक समय था कि मुगलों की सत्ता को बचाया जा सके, मुगलों की सत्ता को रोका जा सके, लेकिन इसने इस पर कोई काम किया ही नहीं। इसने क्या किया, तो इसके समय से ही देखोगे मुगल की स्थिति खराब हो गई। दो तीन चार घटना ने यह साबित कर दिया कि मुगल अब शासन करने योग्य नहीं बचे। जैसे देखिएगा, जैसे पहला घटना क्या था, तो इस काल में ही देखिएगा बंगाल, अवध और हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर चुके थे। दूसरा क्या देखिएगा, दूसरा देखिएगा कि 1739 में नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है, और स्वाभाविक है इसमें बड़ी गंदे ढंग से हार होती है मुगलों की। और तीसरा देखोगे अहमद शाह अब्दाली लगातार भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो स्वाभाविक है मुगलों की स्थिति अब बहुत कमजोर हो चुकी है। अब ये स्थिति में नहीं है कि अब स्वतंत्र हो सके। इसी को हम मैप के थ्रू बताए थे। मैप के थ्रू एक बार में देख सकते हैं इसको आप, जैसे मैप के थ्रू हम यहीं से चर्चा किए थे। ये पीडीएफ है, हम देख लेंगे पीडीएफ का। हम क्या बताए थे कि मुगल को देखिए, अभी मुगल कहां थे 1707 तक, और दोबारा देखिए मुगल कहां आ गए हैं। तो यहीं पर हमको क्या दिख रहा है, तो यहीं पर देखिए हमको बंगाल दिख रहा है, यहीं पर हमको अवध दिख रहा है, यहीं पर देखिए हम लोग को मराठा दिख रहा है, देखिए यहीं पर हैदराबाद दिख रहा है, यहीं कर्नाटक दिख रहा है, यहीं पर देखिए दुर्रानी एम्पायर जिसको अहमद शाह अब्दाली बोले थे वो यहां आ गया है। तो स्वाभाविक है इतना कम समय में इतना चीज होके रह रहा है। और यहां पर जो देख रहे हैं, ये जो कलर देख रहे हैं, एक्चुअली ये सब क्या है, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित होना शुरू हो गया दक्षिण भारत में चाहिए। तो इसी चीज को हम लोग को बेसिकली पढ़ना था। तो अब हम लोग यहां से बंगाल क्या हुआ है, बंगाल कैसे चला है, उसको देखते हैं और बंगाल से चीजों को स्टार्ट करते हैं। आ जाइए, हम लोग क्या कर रहे हैं, तो बंगाल से देखते हैं। अब देखिए होता क्या है, हम लोग बोले क्या कि मुगलों के पतन के बाद तीन तरह के राज उभरे। मुगलों के पतन के बाद तीन तरह के राज उभरे, और जो पहला राज है उसको हम लोग बोलते हैं स्वायत्त राज। स्वायत्त राज। और इसके अधीन मुख्य रूप से कौन कौन आते हैं, बंगाल, अवध तथा हैदराबाद। बंगाल, अवध तथा हैदराबाद। जो दूसरा राज आता है उसको हम लोग बोलते हैं विद्रोही राज। विद्रोही राज। और विद्रोही राज के रूप में मुख्य रूप से हम लोग क्या देखते हैं, मराठा को देखते हैं और सिख को देखते हैं। और जब थर्ड का बात करते हैं, थर्ड का जब बात करते हैं, तो थर्ड में जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं स्वतंत्र राज। और गांव में देखते हैं उसको बोलते हैं स्वतंत्र राज। और स्वतंत्र राज के अंतर्गत मुख्य रूप से देखोगे तो मैसूर आएगा और बहुत सारा राज आएंगे, जैसे केरल भी आएगा। लेकिन इन लोग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है फिलहाल स्वतंत्र राज का। लेकिन बाद में देखिएगा मैसूर टीपू सुल्तान और हैदर अली के संदर्भ में बहुत मजबूती से उभरेगा। अब प्रश्न उठता है इनका जो विभाजन है किस आधार पर किया गया है, तो समझ लेते हैं जरा। जब हम स्वायत्त राज बोलते हैं तो इसका अर्थ समझ लीजिए। जब हम स्वायत्त राज बोलते हैं तो इसका अर्थ यह हो गया, जब हम स्वायत्त राज बोलते हैं तो स्वायत्त राज का मतलब क्या हुआ,
वह राज जो स्वतंत्र तो हो गया है लेकिन मुगलों से संघर्ष नहीं कर रहा है। उसने मुगलों के संप्रभुता को कभी चुनौती नहीं दी, उन्होंने मुगलों को अपना शासक माना, खाली वो धीरे धीरे अपने स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब सीधा हो गया कि जैसे जैसे केंद्र कमजोर हो रहा है वैसे वैसे राज्य मजबूत हो रहा है। इसको थोड़ा समझते हैं, थोड़ा इसको समझ लेंगे ताकि बाद में दिक्कत नहीं हो, ताकि जब ब्रिटिशर्स पढ़े चाहे जब आप हम लोग उपनिवेशवाद पढ़े तब दिक्कत नहीं हो। तो समझिए क्या बोल रहे हैं। देखिए, एक होता है केंद्र और दूसरा होता है राज्य। यहां हो क्या रहा है, यहां हो क्या रहा है, पहले देखो, अगर ढंग से देखिएगा तो पहले एक चीज बताइए, पहले मुगलों का पतन हुआ, पहले मुगलों का पतन हुआ, फिर उनके राज्यों का पतन हुआ। ऐसा क्यों? पहले मुगलों का पतन हुआ फिर उनके राज्यों का पतन हुआ, ऐसा क्यों? इसको कैसे समझ सकते हैं? तो समझिए। चलिए, होता क्या है, हम जब देखते हैं 1707 के बाद 1707 के बाद जितने भी शासक आ रहे हैं वो अयोग्य हो रहे हैं और अयोग्य शासक से राज चलने वाला नहीं है। लेकिन 1707 के बाद जितने भी बड़े बड़े राज्य हैं वहां पर जो अधिकारी हैं वो अयोग्य नहीं है, क्योंकि औरंगजेब अपने अधीन किसी अयोग्य अधिकारी को नियुक्त नहीं करेगा। तो स्वाभाविक है, केंद्र में क्या है, केंद्र में अयोग्य लोग आ गए और राज्य में कौन आ गए, योग्य लोग आ गए। तो स्वाभाविक है राज्य बहुत दिन केंद्र की अधीनता स्वीकार करने नहीं जा रहा है। इसलिए देखोगे पहले केंद्र का पतन होता है, राज्य का पतन कब होता है, 1750 के बाद। अब प्रश्न उठता है राज्य का पतन 1750 के बाद क्यों होता है? तो इसको भी समझ लीजिए। एक्चुअली क्या है, राज्य क्या करता है, धीरे धीरे सारे पद को वंशानुगत बना देता है और जैसे ही सारे पद को वंशानुगत बना देता है तो उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद यह हो रहा है कि उसके वंशज आएंगे। तो उत्तराधिकारी जो है, उसके जो उत्तराधिकारी, राज्य के जो उत्तराधिकारी हैं वो भी बाद में क्या हो गए, अयोग्य हो गए। इससे पहले योग्य क्यों थे, क्योंकि ये अधिकारी थे, औरंगजेब ने योग्यता का बल पर रखा था। इसलिए देखो कि पहले मुगलों का पतन हुआ फिर उसके राज्यों का पतन होना शुरू हो गया। ये थोड़ा समझ के रखिए, किताब पढ़ते हैं, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते हैं तो एक्चुअली यही सब दिक्कत करता है। और थोड़ा अभी तो नहीं, जब हम देखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि सप्ताह में एक बार लाइव आए और बुक को लेके साथ आए, तो कुछ क्वेश्चन को लेके साथ आए, ताकि क्वेश्चन और बुक के साथ बहुत ज्यादा क्लियरिटी होती है। लेक्चर सुन लेने से बहुत क्लियरिटी आ जाएगी ऐसी बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ बंगाल की ओर आते हैं और हम क्या बोल रहे हैं कि अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, पलासी की चर्चा करेंगे, बक्सर का चर्चा करेंगे। अभी हम देख रहे हैं बंगाल कैसे है, अवध कैसे है, और फिर सबको एक साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, दिक्कत कहाँ है, ठीक है। फिर तो आ जाइए, जब हम बंगाल का बात करते हैं तो बंगाल का जब बात कीजिएगा तो बंगाल में जो पहला जो समय मतलब बोल रहे हैं 1707 के बाद जो हम देख रहे हैं वो कौन है, मुर्शिद कुली खां, बड़ा फेमस आदमी मुर्शिद कुली खां। अब इसकी विशेषता क्या है, इसको औरंगजेब ने दीवान का पद दिया था, इसे दीवान बनाया था। लेकिन जैसे ही केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई और इसने क्या किया, तो दीवान और सूबेदार दोनों का पद मिला लिया। बड़ा स्मार्ट आदमी था। इसने बहादुर शाह को क्या बोला कि भाई आप जो इतना परेशान क्यों होते हैं, दीवान और सूबेदार दोनों का पद मैं काम कर लूंगा। बहादुर शाह की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि इसको मना कर सके। उसको लगा कि अभी तो भाई विद्रोहियों से लड़ना है, तो इसने क्या किया, दीवान और सूबेदार का पद मिला लिया। तो स्वाभाविक है, दीवान क्या था, राजस्व था, सूबेदार क्या था, लॉ एंड ऑर्डर था। तो जिसके पास पैसा भी आ जाएगा और लॉ ऑर्डर भी आ जाएगा, स्वाभाविक स्ट्रांग होगा। धीरे धीरे क्या करता है, सारे पद को मिलाना प्रयास करता है। और ये पहला है जिसने पद को क्या कर दिया, वंशानुगत कर दिया। तो कैसे वंशानुगत किया, तो इसने अपने नाती सरफराज को बंगाल का अगला नवाब नियुक्त कर दिया, जबकि यह पावर किसका था, मुगल शासकों का था। तो स्वाभाविक है यहां दिख रहा है कि मुगल थोड़े कमजोर हुए। इसने स्मार्टनेस क्या दिखाया, इसने यही किया कि जो राजस्व दिया जाता था मुगलों को राजस्व भेजता रह गया। तो मुगल को लगा कम से कम राजस्व तो आ रहा है, किसी और को देंगे तो राजस्व भी देना बंद कर देगा। अब मुगल इस स्थिति में नहीं है कि वो सबसे लड़ सके, तो ये राजस्व देते रहा, और राजस्व जब देते रहा तो चीजें क्या हो गई, सुधरनी शुरू हो गई। और इसने इसी पल में क्या किया, इसने पद को वंशानुगत कर दिया और अपने नाती को यह पद दे दिया।
और नाती का नाम क्या था? सरफराज। लेकिन होता क्या है, सरफराज का पिता है जिसका नाम है शुजाउद्दीन, शुजाउद्दीन। यह क्या करता है, सरफराज की जगह गद्दी पर बैठ जाता है और यह क्या करता है, तो जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं, जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं, वो क्या करता है, सारे महत्वपूर्ण पद की नियुक्ति यह स्वयं करना शुरू कर देता है। यहां पर परिवर्तन क्या देखा? हाँ, बाद में मुगल बादशाह से मान्यता दे देता था कि नहीं इसको हम ये बनाए हैं, मुगल बादशाह की मान्यता दे देता था, लेकिन मुगल बादशाह विवश है, वो कुछ कर नहीं रहा है। हाँ, इसने भी क्या किया, राजस्व देना जारी रखा। इसने भी क्या किया, राजस्व देना जारी रखा। फिर देखिएगा, इसके बाद बनना तो चाहिए था सरफराज को, लेकिन एक व्यक्ति है जो उत्तर बिहार का जो दीवान था, उसने क्या किया, इसका नाम है अली वर्दी खां। अली वर्दी खां। देखिए, ये सब सारा कुछ पीडीएफ में दिया हुआ है, सारा कुछ पीडीएफ में दिया हुआ है, और पीडीएफ खोल के पढ़ना बड़ा टफ होता है, तो एक बार पीडीएफ में दिया हुआ आप लोग देख लीजिएगा। तो अली वर्दी खां क्या करता है, यह क्या करता है, यह राजस्व भी भेजना बंद कर देता है, यह राजस्व भी भेजना बंद कर देता है, और जितने पद थे महत्वपूर्ण पद, उसकी नियुक्ति भी करता है और मान्यता भी नहीं लेता है, मुगल बादशाह से मान्यता लेने का भी प्रयास नहीं करता है। तो यहां दिख रहा है कि अली वर्दी खां के आते आते बंगाल अब स्वायत्त हो चुका है, मुगल के हाथों में अब कुछ बचा नहीं। ठीक वही बात हैदराबाद के साथ देखेंगे। हैदराबाद के साथ क्या होता है, हैदराबाद के साथ क्या होता है, तो देख लीजिए हैदराबाद के साथ क्या होता है। हैदराबाद के साथ तफसील क्या होता है कि हैदराबाद में आप लोग सुने होंगे चिलकिलिज खां, जिसको निजामुल मुल्क बोलते थे। निजामुल मुल्क बड़ा स्मार्ट आदमी था, सैयद बदरस को खत्म करने में इसका बड़ी भूमिका थी, तो इसको मुगल वजीरी बनाया गया। इसने कोशिश किया कि मुगलों को फिर से व्यवस्थित किया जाए, और ये सही में व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहा था। बाद में क्या हुआ, इसके बड़े युद्ध षड्यंत्र होने लगे। अब इसको लगा कि मैं भी षड्यंत्र में कहीं मारा जाऊं, उससे अच्छा है कि मुगल दरबार छोड़ दूं, और ये मुगल दरबार छोड़ के सीधे दक्षिण आ जाता है और हैदराबाद की राज्य की स्थापना करता है। ये जब तक जीवित था हैदराबाद बहुत स्ट्रांगली रहा, लेकिन इसके मरने के बाद क्या होता है, इसके पुत्र नासिर जंग, नाम सुने होंगे, नासिर जंग, और इसके पौत्र मतलब पोता होता है, और इसके पौत्र मुजफ्फर जंग के बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। हम क्या बोले हैं, प्रारंभ में जो भी अधिकारी होंगे योग्य होंगे, इसलिए 30-40 साल चलेगा, अब बाद में जैसे ही पद वंशानुगत होगा योग्यता खत्म हो जाएगी, तो इसके पौत्र मुजफ्फर जंग जो आएंगे, दोनों के बीच युद्ध शुरू हो जाएगा। और हम लोग यहीं से देखेंगे, बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी दोनों इस युद्ध में भाग लेते हैं, और कैसे ये कर्नाटक युद्ध आगे बढ़ता है वो हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। तीसरा चीज हम लोग क्या देखेंगे, तो तीसरा चीज हम लोग अवध को देखेंगे। अवध में क्या हो रहा है, तो अवध तो बेचारा सीधा साधा राज्य है। सआदत खां इसको फ्री करता है, बाद में यह भी पद वंशानुगत कर देता है। पहले सफदरजंग आता है, फिर देखिएगा सफदरजंग के बाद शुजाउद्दौला आता है। तो देखिएगा यहां पर जो हम लोग देखे हैं, हम लोग क्या देखे आज की वीडियो में, तो बेसिकली आज की वीडियो हम लोग ये देखने का प्रयास किए हैं कि मुगलों के पतन के बाद कैसे कैसे राज आ रहे हैं, राज ने क्या किया, आपस में क्या संबंध था, उस पर थोड़ा भी चर्चा नहीं की है। हम लोग का बेसिक मकसद था कि कैसे मुगल के पतन के बाद राज्यों का उदय हो रहा है, एक खंड देखे हैं। दूसरा खंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, तो पंजाब का कैसे उदय हुआ, मराठा कैसे उदय हुआ, और फिर देखेंगे स्वतंत्र राज का वजूद कैसे है। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको थोड़ा समझाने का तरीका सही लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपका कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से क्या होता है ना, थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है और एक तरीका मिलता है आगे क्या किया जाए। जैसे पहले हम वीडियो हमको लगता था कि 10 से 15 मिनट का वीडियो बहुत होता है, लेकिन आप लोग सजेस्ट किए हैं कि सर, एक बच्चा कमेंट से, सर अब 5G आ गया है सबके पास और अनलिमिटेड डेटा है, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा बनाइए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज थोड़ा कोशिश की थोड़ा लंबा वीडियो बनाने का। ठीक है, फिर धन्यवाद।